ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए माइंड में। जब मैंने तैयारी शुरू की, ना मैंने कोई कोचिंग किया है, ना मैंने कोई ऑप्शनल की क्लासेस ली, केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। पर मैं इतना बता दूं, दिल्ली में बहुत सारे लड़कों से मिला हूँ, सबके मन में ये डाउट होता था कि वेदर आई विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जाम और नॉट। ये डाउट नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो है। जैसे कि हम लोग कहानी भी सुनते हैं बचपन से ना, कि मतलब पहले मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं क्रैक कर सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब आप अपने सिलेबस को तैयार करते हैं तो एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, पर उनकी जो मेहनत है वो डायरेक्टेड नहीं होती है। आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, कल कोई और नोट्स उठा लिए, परसों कोई और नोट्स उठा लिए। अल्टीमेटली पूरा साल निकल जाता है, प्रीलिम्स आता है और समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लो, एक डायरेक्टेड तरीके से तैयारी करो और ऑप्शनल को इतना स्ट्रॉन्ग करो। इस बार मेरी अगर 482 रैंक आई है क्योंकि मेरे ऑप्शनल में थोड़े कम रह गए। लास्ट ईयर मेरे ऑप्शनल में 294 थे, इस बार मेरे ऑप्शनल में केवल 272 है। अगर यही मेरे कुछ और अच्छे नंबर होते शायद रैंक कुछ और अच्छी आई होती। ऑप्शनल तो बहुत ही अच्छा करना है, ये मान के चलो। और रही बात जीएस पेपर की, तो जीएस पेपर ये सबसे पहला क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। देखो दो चीज़ हैं, अगर तुम्हारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इन चारों में अगर नंबर बहुत सॉलिड है, सॉलिड इन द सेंस अगर 400 प्लस है, तो ये मान के चलो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, रैंक तो आएगी आएगी। अब आता है अगर ऑप्शनल पेपर, एथिक्स और तुम्हारा ऐसे, अगर इनमें अच्छे स्कोर आ गए तो रैंक भी अगर होगा भगवान ने चाहा तो अराउंड 200, 100, 150 आ सकती है। तो ये चीज़ सबसे पहले मन में रखो कि एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हम्बल ग्राउंड से हैं या फिर आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है तो नहीं निकाला जा सकता। दिस इज जस्ट अ रबिश थॉट। मैंने देखा, मैं भी कोई बहुत अच्छे स्कूल से नहीं, बहुत अच्छा कोई कॉलेज नहीं, मैं बैंक में था, तब तक मेरे मन में भी नहीं था कि मैं कभी यूपीएससी एग्ज़ाम दूंगा। पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी हुई, बाद में कुछ अंदर से मोटिवेशन आया कि नहीं यार ये निकाला जा सकता है, इतना भी बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। तो ये थॉट के साथ जब तुम प्रोसेस करोगे, एक प्लान के साथ तैयारी करोगे, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, पर अगर तुम्हारा एक फाउंडेशन तैयार हो गया तो नो डाउट नो वन कैन स्टॉप यू बीइंग सेलेक्टेड इनटू द सिविल सर्वेंट। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। दूसरी चीज़, कोचिंग में जो भी सर यहाँ पढ़ाते हैं, देखो सर एक फाउंडेशन तैयार कर देंगे तुम लोग के लिए। अल्टीमेटली उस फाउंडेशन के फ्रेमवर्क पे अपने आप को कैसे स्ट्रक्चर करना है, ये सबकी अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है और उनकी खुद की कैपेसिटी है। सर ने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, उसके बाद घर जाके खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से चीज़ों को देखो, क्या टॉपिक हुआ क्या नहीं हुआ, सिलेबस को खूब ज़्यादा बार देखो, सिलेबस से टॉपिक कवर करो। आजकल नेट आ गया, नेट के वो यूज़ करो और चीज़ों को समझो। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम सही बताओ तो यार कोई फैक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है। अगर एक बार सही कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई, चाहे पॉलिटी हो, चाहे सोसाइटी का क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री हो, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो सुना है ना उसकी बिल गेट्स की है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो ये पूरा एग्ज़ाम डॉट्स को कनेक्ट करने वाला है। पेपर 1 कहीं ना कहीं पेपर 2 से कनेक्टेड है, पेपर 2 कहीं ना कहीं पेपर 3 से कनेक्टेड है, पेपर 3 कहीं ना कहीं पेपर 4 से कनेक्टेड है, और ये चारों चीज़ें हमारे ऐसे से कनेक्टेड है। तो ये डॉट समझना है। आइसोलेशन में कोई सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री सोसाइटी से कनेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ अगर गर्ल्स की स्ट्रेंथ है, तो गर्ल्स की अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो तो वुमेन एम्पावरमेंट आज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये हिस्ट्री से कनेक्टेड है। हिस्ट्री में सती प्रथा, पर्दा सिस्टम वहाँ से चला आ रहा है। तो वहाँ से कनेक्ट जब करोगे, और ज्योग्राफी भी अगर देखो तो राजस्थान की ज़्यादा चाइल्ड मैरिज है, क्यों है? हिस्ट्री है कहीं ना कहीं। नागालैंड में अगर तुमको पता होगा तो नागालैंड में पॉपुलेशन फीमेल्स की ज़्यादा है, मेल्स की कम है। ऐसा क्यों? वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की हिस्ट्री क्या है? तो अगर ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार समझ में आ गई, और रटना कुछ नहीं है, पहली बात ये जानो, रटना कुछ ही नहीं है। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो, राज्यसभा चैनल का जितना अच्छे से यूज़ कर सको उतना अच्छा यूज़ करो, और चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंडिंग करो। 2-3 अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ में डिस्कशन करो, टॉपिक को समझो, और सर है सर से डिस्कस करो, और चीज़ों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेंस आंसर राइटिंग के लिए जैसे कि टाइम फ्रेमवर्क सब अटेम्प्ट करो। और यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत ही डाइसी होता जा रहा है, तो पता ही है सबको। 2015 में कुछ पूछते हैं, 16 में कुछ पूछते हैं, 17 में कुछ पूछते हैं। कितनों को मैं जानता हूँ जो 16 में सेलेक्टेड है, उनका 17 में प्रीलिम्स नहीं निकला। इनको मैं जानता हूँ 17 में 300 रैंक है, मेरा खुद का फ्रेंड है, उसका 18 का प्रीलिम्स नहीं निकला। तो प्रीलिम्स यार बहुत ही डाइसी है, और उसके लिए सबसे सिंपल है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिटी का जैसे सबको पता है, लक्ष्मीकांत सभी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के सभी पढ़ते हैं, पढ़ते सब है, पर सिलेक्शन अगर कुछ का हो रहा है तो क्यों हो रहा है?
क्योंकि रट नहीं रहा है, वो समझ रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे ना। जैसे जलियांवाला बाग है, रॉलेट एक्ट है, तो ये कब हुआ, ये तो चलो एक फैक्ट हो गया। क्यों हुआ, उसके पीछे गांधी जी ने क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों सस्पेंड किया, चौरी चौरा इंसिडेंट से क्या इफेक्ट आया, सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है गांधी का, वो गांधी का सत्याग्रह का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर देखा होगा 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ था, गांधी की आइडियोलॉजी और नेहरू की आइडियोलॉजी कंपेयर कराया था। ये क्वेश्चन तभी हैंडल होंगे, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये पहली बात तो जान लो। ऐसा नहीं कि कोचिंग का मटेरियल मिल जाएगा या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं कोई बना के दे देगा, नो वे। इसके लिए कोई भी एडिटोरियल पढ़ो, राज्यसभा चैनल को देखो, जहाँ से भी कोई भी अच्छी चीज़ मिल रही है पूरा कैप्चर करो। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं यार तुम लोग, उस चीज़ को फील करो। ये बैंक एग्जाम नहीं है, ना ही कोई एसएससी का एग्जाम है कि बस एक तुम्हें क्लर्कल जॉब या फिर एक ऐसे सिटिंग जॉब दे दी है। एक एडमिनिस्ट्रेटर का एक पर्सपेक्टिव बनाओ माइंड में, और पढ़ते वक्त हमेशा ये सोचो, अगर बोर हो रहा है, जैसे मैं कभी कभी होता था, तो बोर हो रहा है तो ये करो यार, कल को अगर मैं डीएम बनूंगा, एसपी बनूंगा, अगर सीरिया पर कोई पोस्टिंग हो गई तो मुझे सीरिया में पता होना चाहिए ना। अगर मैं जूनियर साहब को तुमको बता रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा है, तो तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा। ऑलरेडी अगर तुम आप लैंड होकर जाते हो तो चीज़ें तुम्हें और अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी, जिससे तुम डायरेक्ट कर सकते हो अपने जूनियर्स वगैरह को। तो फील लेके तैयारी करो, इंटरेस्ट बना कर रखो, बोरिंग मत होने देना सब्जेक्ट को। बाकी ऑप्शनल है, ऑप्शनल को ऐसा सब्जेक्ट हमेशा ऑप्शनल रखो यार जिसमें पढ़ने में अच्छा लगे। जैसे मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था, तो साइकोलॉजी मुझे पढ़ने में अच्छी इसलिए लगी क्योंकि साइकोलॉजी से मैं अपने आप को ही कनेक्ट कर लेता था। मेरा खुद का पढ़ने मन नहीं होता था, उसमें एक चैप्टर है मोटिवेशन, मैं उसको पढ़ता था, उससे ट्रिक्स लेता था। जैसे इतना बड़ा सिलेबस है, आप लोग जानते ही हो, उस सिलेबस को कैसे कंसाइज करके माइंड में कैसे रख सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे 2 आवर्स, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है 2 आवर्स। आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई कर ली हो वो एक अलग फैक्ट है, और वहाँ के 2 घंटे जो प्रीलिम्स के हैं उस टाइम पे आपका माइंड एकदम एक्टिव होना चाहिए। उसके लिए अपने आप को मेंटल मैसेज देते हैं। वो कैसे किया जाता है, ये साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, हर्बिंगर्स थ्योरी, वो मैंने पढ़ी हुई है। तो जो भी ऑप्शनल लो, पैवेड हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी है, जो भी हो, उसको इंटरेस्ट लेना है। बिना इंटरेस्ट के तैयारी करोगे ना तो कहीं ना कहीं अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस रुक जाएगा। अगर मेंस भी हो गया तो इंटरव्यू में रुक जाओगे, समझ रहे। बोरिंग नहीं है, तैयारी करना आसान है। सर है यहाँ पे तुम लोगों को हेल्प करने के लिए, जो भी डाउट है उसका से क्लियर करो और खुद से एक इंटरेस्ट बनाओ। जब तक यार इंक्विजिटिव नेचर जिसको बोलते हैं ना, इंक्विजिटिव नेचर नहीं होगा, अंदर से जानने की जो इच्छा होती है, तब तक फिर यार बैंक और क्लर्क एग्जाम जैसा रह जाएगा। बहुत लोग देखे हैं दिल्ली में यार 4, 5, 10 साल हो गया, अभी तक नहीं निकला उन लोग का। क्यों नहीं निकला? ऐसा नहीं नॉलेज नहीं है, पर नॉलेज डायरेक्टेड नहीं है। और स्ट्रेटजी बनाओ, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। जैसे कल क्या पढ़ना है, आज रात में डिसाइड करके सो कि कल मुझे सुबह उठ के, अगर मान लो आपकी टाइमिंग मॉर्निंग की है, तो अपने आप की प्लानिंग रखो कि कल मुझे इस टाइम पे क्लास लेनी है, उसके बाद मैं घर आऊँगा, ये करना है, ये करना है। और सो ऐसा नहीं है जो लड़के बताते हैं 18 घंटे 19 घंटे, दीज आर जस्ट अ पुलिश। 10-12 घंटे सफिशिएंट है, पर 10-12 घंटे मतलब कि आउटकम उसका अच्छा होना चाहिए। और लिख के प्रैक्टिस करो, मेरी आदत है लिख के मुझे याद होता था, जैसा भी जिसको अपना सही लगे, पर अच्छे से करो यार चीज़ों को। लक्ष्मीकांत है, उसको कम से कम 10-12 बार मैंने पढ़ी होगी, 10-12 बार तुम लोग पढ़ो उसको। इंस्पेक्टर को जितने बार पढ़ोगे तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया मिलेगा। आज भी अगर मैं उठाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई लाइन या कोई वर्ड या पैराग्राफ मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं तो यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जैसे हिंदी मीडियम शायद में कर सकता हूँ, तो राज्यसभा चैनल को जितना अच्छे से यूज़ करो, राज्यसभा चैनल इज द बेस्ट सोर्स फॉर द प्रिपरेशन। आई कैन से लास्ट के 2 टर्म्स मतलब 17 और 18 में राज्यसभा पर रिलाई किया, उसमें जितने भी एपिसोड आते थे, लाइक देश देशांतर हो गया, विशेष हो गया, हिंदी न्यूज़ मत सुनो उसकी, वो बेकार है, पॉलिटिक्स है। बाकी जैसे उसके जो अलग से आते हैं सीरीज वगैरह, एक आता है देश देशांतर है, विशेष है, बिग पिक्चर है, इंडेप्थ एनालिसिस है, सिक्योरिटी स्कैन है, इनको देखो, समझो चीज़ों को और इनको यूज़ करो। एक लोकसभा चैनल आता है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें अराउंड 70-80 जितने भी प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, जितने भी हैं, गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सब के बारे में 20-20 मिनट का वीडियो है। खाना खाते खाते देखो, मैं तो यही करता था। इन सब वीडियो को मैंने ऑफलाइन डाउनलोड किए हुए थे, तो टाइम बचाने के लिए खाना खाते खाते इन लोग को सुनता था, और कुछ अच्छा लगा उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद जब खाना खत्म हुआ उसको कहीं नोट कर लिया, क्योंकि बिना नोट किए फिर याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। उसको नोट करो, और कहीं भी चीज़ें हैं उसको टाइम यूटिलाइज करो। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस हिसाब में। टाइम रखो, कंटिन्यूटी रखो,
ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पढ़ा उसके बाद 2 दिन का ब्रेक ले लिया। जैसे नॉर्मली लड़के क्या करते हैं, 1-2 दिन अच्छी पढ़ाई की, उसके बाद थक गया हो आज नहीं पढ़ना। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ये अप्रोच नहीं। अगर मन नहीं कर रहा है, ऐसा मेरे साथ भी होता था, बहुत दिन हुए यहाँ मन नहीं करता था, मन नहीं करता 2 घंटे का ब्रेक लो, 3 घंटे का ब्रेक लो। पर ये नहीं कि अब 2 घंटे मूवी देखने चले गए जिसकी वजह से आंखों में भी स्ट्रेस आ रहा है, माइंड में भी स्ट्रेस आया, उसके बाद और सो गए, तो फिर मिला के कितना टाइम वेस्ट हुआ, 5-6 साल वेस्ट हो गया। बेस्ट है 2 घंटे मन नहीं कर रहा, खाना खा के सो जाओ, बेस्ट। उठोगे अपने आप एनर्जेटिक फील करोगे, पढ़ाई अच्छी होगी। फ्रेंड सर्किल मिनिमम रखना। दिल्ली मैंने देखा है चाय की दुकान पे लोग खड़े होकर चर्चाएं करते हैं, तो मोदी पे क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, योगी आदित्यनाथ पे क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल सी बात है, मोदी क्या स्कीम ला रहा है, मोदी का अमित शाह क्या होम मिनिस्टर है, इन सब से कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, पीएम किसान स्कीम सबने सुनी होगी अभी। पीएम किसान स्कीम में क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको किसानों को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। पीएम किसान से पहले की जितनी भी स्कीमें थी इंडिपेंडेंस के बाद से, उससे स्कीम में डिफरेंस क्या है? क्योंकि कल को जब तुम एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, तुम्हारा सबसे पहला यही ऑब्जेक्टिव होगा कि जितनी भी स्कीमें हैं, पहली बात तो स्कीम का बेनिफिट मिला क्यों नहीं अभी तक, कहाँ लूप होल हो गए, और नई स्कीम अगर आ गई तो उसमें कैसा कौन सा बेनिफिशियल फैक्टर हो गया जिसकी वजह से किसानों को शायद बेनिफिट मिले। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक अभी एक वो स्कीम आई थी, इंश्योरेंस बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब उसके पहले कितनी सारी फसल बीमा योजनाएं आई हैं, उनको डिफरेंस देखो और 2-2 लाइन में डिफरेंस बनाओ ताकि एक क्रिस्टल क्लियरिटी हो। क्योंकि जब इंटरव्यू फेस करोगे ना यार, तो सबसे पहले तुम्हारी क्लियरिटी कितनी है कॉन्सेप्ट पे मैटर कर जाती है। जैसे मैं बताऊँ, मैंने जब 16 का इंटरव्यू दिया था, तो उस दिन अगर आप लोगों को पता हो, एक लड़की थी लक्ष्मी करके, जिसपे एसिड अटैक हुआ था, तो उसी दिन हिंदू पेपर में उसकी फ़ोटो निकली थी और उसको प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला था। तो मैं बैठा इंटरव्यू में, उन्होंने मेरे सामने पेपर रखा और ऐसे ही मेरा साइकोलॉजी ऑप्शन भी था। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा मैम ये बताओ, और इंग्लिश में इंटरव्यू था, तो मेरे से पूछा कि ये जो लड़की है इसको प्रेसिडेंट अवार्ड दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी कंपनसेशन दिया, लाइवलीहुड के लिए प्रोमिस की, फिर भी क्या ये लड़की अपने आप को सस्टेन कर पाएगी पूरी लाइफ टाइम? तो मैंने एक लाइन बोली, मैंने कहा सर ये मॉनेटरी कंपनसेशन लाइवलीहुड के लिए सही है, नो डाउट, और लड़की जब भी सुबह उठ के अपने आप को मिरर में देखेगी तो जो उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो उसको हमेशा पूरी लाइफ भर हॉन्ट करेगा, वो उससे ओवरकम कैसे करेगी? मॉनेटरी कंपनसेशन हाँ दीजिए, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड द सेफ्टी टू द वुमेन, इट इज योर लायबिलिटी टुवर्ड्स द वुमेन। समझ रहे हो? तो ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि उसको लाइवलीहुड के लिए आप उसको असिस्टेंस दो, पर वो लड़की लाइफ टाइम के लिए जब भी अपने आप को मिरर में देखेगी वो हमेशा उस ट्रॉमा को फील करेगी। तो ये कब आंसर निकल सकते हैं? जब एक आप चीज़ों को समझ के पढ़े होंगे। जैसे मेरे फेवरेट राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, मैंने उनको अपने डैश जानते हो जाते हैं ना, मेंस में जब भरते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो मेरी हॉबी है क्रिएटिव राइटिंग। तो मेरे सेंटर में पूछा था कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग आई कहाँ से, तो मैंने बताया मुंशी प्रेमचंद। मैंने मंजू को बोला, मैंने कहा अब इतना तो यार मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा लिखा है, तो मैंने मंजू को बोला, मैंने कहा मंजू मुंशी प्रेमचंद के बारे में जितनी भी कहानियाँ मिल जाए उन सबके नेम मैसेज करो, मुझे बस एक कॉन्सेप्ट बता दो स्टोरीज क्या क्या है। उसने मुझे बताया। अब मुंशी प्रेमचंद की जब भी कहानी पढ़ोगे यार तो देखो सोसाइटी से कनेक्टेड होगी कहानियाँ। और अगर आंसर राइटिंग जो मीन्स में, जैसे मैंने बच्चों को देखा है, मैंने आज तक बताऊँ, मैंने आंसर राइटिंग मैंने बस इसलिए ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज कि मैं 2 घंटे में 3 घंटे में अंदर पूरा पेपर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि 17 का जब मैंने मेंस दिया, 16 का मेंस दिया था, तो मेरे साथ इशू ये हो गया था, मेरे हर एक पेपर में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन छूट जा रहे थे, जिसकी वजह से मेरे मेंस में कम नंबर रह गया, नहीं हुआ था मेंस। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज से टाइम मैनेजमेंट सीख लिया। आंसर इवैल्यूएशन मत जाओ, आंसर इवैल्यूएशन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये बात आप जान लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप ही हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी नॉलेज है और आपने अच्छा आंसर लिखा, तो आपको खुद से अंदर फील आएगा यार दिस इज द बेस्ट आंसर आई हैव रिटन। कोई भी नंबर दे या ना दे, कोई 5 दे रहा है, 4 दे रहा है, 6 दे रहा है, डजंट मैटर, आपको फील आती है कि ये मेरा आंसर अच्छा है, तो खुद से ही आप इवैल्यूएट करोगे। और आजकल तो जो टेस्ट सीरीज है, जैसे टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में क्या आजकल हर चीज़ ऑनलाइन फ्री मिल रही है। पेपर देखो, पेपर मॉडल आंसर आ जाते हैं, पहले खुद से आंसर देखो, आंसर कितना तुम्हें आता है आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन देखो एक दो क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं लिखने का मन है, जैसे कभी कभी मेरा मन नहीं करता था, तो बैठ बस एक माइंड में सोच सर अच्छा ये क्वेश्चन इसका ये लिखा जा सकता है, फिर उसका मॉडल आंसर देखा था, तो मॉडल आंसर में कोई अच्छे पॉइंट मिल गया, कोई अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, उसको कहीं उसी बुक में लक्ष्मीकांत में मैं नोट डाउन कर लेता था, जैसे नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन होगा तो वो चीज़ मेरी एड ऑन इन्फॉर्मेशन होगी। तो नोट्स मेकिंग भी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, ये चीज़ को ध्यान रखना है। पर ऐसा नहीं कि बल्कि नोट बना के बैठ गया है,
क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि इतने नोट्स तैयार रहेंगे, आपके दिन रिविजन नहीं होगा, फिर बाद में एक पार्ट आती है यार कल का प्रीलिम छोड़ दिया है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तो नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता। ये था सिलेक्शन हो जाता है, जिसका होता है उसको भी नहीं पता होता सिलेक्शन होगा। मुझे 17 उम्मीद थी सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ। 18 में उतनी उम्मीद नहीं थी पर हो गया। तो ये होता है। तो पॉजिटिव रहो पूरी तैयारी में, इंटरेस्ट बना कर रखो, फ्रेंड सर्किल अच्छी रखो, बाकी से और बाकी जो डाउट पूछ लो यार। और एक चीज़ और बोलूँगा यार कि हार्डवर्क, जैसे लोग कहते हैं ना हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क बहुत अच्छे करते हैं, दिल्ली में मैंने देखा है बच्चे बहुत हार्डवर्क करते हैं, पर हार्डवर्क के साथ ना आउटकम देखो। हार्डवर्क का ये मतलब नहीं कि तुम 15 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे में आउटकम आ रहा है 6 घंटे 7 घंटे का, तो ये हार्डवर्क क्या है कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। 7 घंटे पढ़ो, कौन कह रहा है 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, पर 8 घंटे का जब इवेल्युएट करो रात को सोने से पहले, तो तुम्हें अंदर से प्राउड होना चाहिए यार 8 घंटे का ये मेरा आउटपुट था आज का। वो फील होती ना यार, तो फील तुम ही उसको महसूस कर सकते हो। और जब वो फील आनी शुरू होती है ना, जैसे लोग कहते हैं कि मोटिवेशन लूज हो रहा है, मोटिवेशन लूज कब होता है? जब तुम्हारी तैयारी डायरेक्टेड नहीं होती है या फिर सही ट्रैक नहीं चल रही होती है, तब लगता है यार पता नहीं होगा नहीं होगा। अगर सही वे में चल रही हो, डेली तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीमेंटल है। जैसे मैं अपना शुरुआत करूँ, जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो पहले बैंक में था, बैंक को मैंने रिज़ाइन किया 2015 में। तो शुरुआत किया तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में, पर कहीं ना कहीं मैंने उस टाइम पे गौरव अग्रवाल की 30 में टॉपर है, सुना होगा सब लोगों ने। उनके ब्लॉग मैंने देखा कि वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट करने का तरीका क्या है? जैसे कि कुछ आप नोट्स बनाओ, कुछ फिजिकल कॉपी में नोट्स बना लिए, जैसे नोट्स बना लिए, कुछ ऑनलाइन नोट्स बना लो, जैसे मैंने वन नोट में बनाया हुआ था, मैंने मंजू को दिखाया अपने नोट्स, वन नोट में नोट्स बनाओ। उसके बाद कुछ पिक्चराइजेशन रखो, कुछ वीडियो ऑलरेडी ऑफलाइन डाउनलोड रखो। जैसे मान लो तुमने हिस्ट्री का टाइमटेबल बनाया कि मुझे 7 से 9 हिस्ट्री पढ़नी है, होता है यार, हम ह्यूमन बीइंग हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसा बहुत बार होगा। पर ये मैसेज मत देने दो माइंड को कि नहीं मन कर रहा है तो चलो यार घूम के आके, घूम के आके यार दिस इज़ नॉट द अप्रोच। घूम के नहीं आओ, कहीं चले जाओ, गार्डन बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, जो ऑफलाइन वीडियो हैं डाउनलोड किए उनको देख लो उस टाइम पर। भाई हम मूवी और सॉन्ग देखते हैं ना जब मन नहीं करता, 1 साल की सेक्रीफाइस कर दो। भाई 1 साल 1.5 साल अगर सेक्रीफाइस कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन के बाद कितनी मूवी देखो, सॉन्ग देखो, मना थोड़ी ना कर रहा है, लोगों ने स्टॉप की। तो यही चीज़ें हैं, अपने टाइम को इतना अच्छे से मैनेज करना कि यार 1 साल 1.5 साल निकल जाएगा एग्जाम, ऐसा कोई बड़ा टॉप एग्जाम नहीं है, सही बताता। मैंने तैयारी की थी तो डाउट मेरे में भी था कि नहीं निकलेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। बैंक छोड़ी, घर वाले भी इतने सपोर्टिव नहीं थे, पापा भी गुस्सा थे, पर फिर भी अपने पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार निकाल सकता हूँ मैं। और फिर जब 17 में मेरा असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, शायद जानते होंगे आप लोग, यूपीएससी कराती है CAPA का एग्जाम, तो जब मेरा असिस्टेंट कमांडेंट CRPF हुआ तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार अगर मैं वो निकाल सकता हूँ तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ मेरे से। बस उसी कॉन्फिडेंस में, उसी ऑप्टिमिस्टिक थॉट में देखो। और मोटिवेशन 1-2 लोगों को रखो। जैसे मेरी तैयारी है, मैंने 2 लोग को हमेशा वो किया, फॉलो किया। एक तो सभी का फेवरेट धोनी, तो मैं देखा नहीं उसको, सुना है देखा नहीं, मेरा धोनी फेवरेट था। धोनी से मैंने क्या सीखा यार, देखो यार क्रिकेट सभी जानते हो, धोनी और कोहली में अगर फ़र्क देखो तो डिफरेंस यही है, कोहली नो डाउट टैलेंटेड है, धोनी से शायद मेरे ख्याल से 10 गुना शायद ज़्यादा ही टैलेंटेड हुआ, पर अगर फैन फॉलोइंग देख लो तो धोनी की ज़्यादा है। क्यों? उसी हार्डवर्क कंसिस्टेंसी, उसके पास टैलेंट उतना नहीं है, फिर भी उसके पास जो टैलेंट है उसके इतना ज़्यादा कमांड किया, उस जोन में अगर बॉल आ गई तो मिस नहीं करेगा बंदा। और पूरे मैच में चाहे इंडिया हार रही हो, जीत रही हो, उसके फेस हमेशा तुम्हें एक ऑप्टिमिस्टिक होप दिखती रहती है। बॉलर 20 रन दे देगा तब भी वो नहीं काटेगा, नेक्स्ट ओवर भी करा देगा। सबने देखा हो 2020 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा जैसे बॉलर को बॉलिंग देती है। तो सीखो यार, वो लीडर स्किल है, कल को एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तुम्हारे अंदर वही क्वालिटी होनी चाहिए। देखो एडमिनिस्ट्रेटर गलती करते हैं, भगवान नहीं है, गलती सबसे होती है, ह्यूमन है, गलती एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। और गलती का सोल्यूशन देखो, 1-2 दिन में उसको रेक्टिफाई करो, अगले दिन एक नई कोशिश स्टार्ट करो, हर एक दिन नया होता है। दूसरा मेरा सबसे फेवरेट था APJ अब्दुल कलाम। उनकी जब भी मैं सुनता था, उनकी कोटेशन पढ़ता तो मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिलती थी। उन्हीं की एक कोटेशन है जिसको मैंने सोच के बैंक छोड़ी थी कि सपनों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर सपने अच्छे देखे हैं, ऊँचे सपने देखे हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करो। लाइफ एक मिली है यार, एक लाइफ में नाम कमा लो, उसके बाद तो यार सभी मरते हैं, सभी जीते हैं।
हमेशा मोटिवेशन के बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे मेरे लिए मोटिवेशन मेरी मम्मी थी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि नहीं तुम करो तुम करो। जब मैंने बैंक छोड़ी घर पे कोई सपोर्ट नहीं था, मम्मी का क्या सपोर्ट था, तो मुझे लगता था अगर मैं बना तो मेरे से ज़्यादा कुछ तो मेरी मम्मी की होगी। मेरी सिस्टर थी, मंजू है, मेरी दो सिस्टर है, मेरा भाई है, इन सब के जब फेस याद करता था ना यार, तो लगता था कि यार लोग कितना होप है मेरे से, उनके होप को मैं कैसे ब्रेक करूँ। बाकी मोटिवेशन यार देखो अपने आप आती है जब तुम्हारी तैयारी ट्रैक शुरू होने लगती है। अपने आप से मन करता है यार कि नहीं मैं हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, चलो इस बार कुछ कमियाँ रहेगी, नेक्स्ट ईयर सुधार लूँगा, पक्का हो जाएगा। और होता है। बस होप नहीं छोड़ो, अच्छे से करो, और कोई चीज़ हवा में नहीं छोड़ो यार। जैसे मैंने देखा है कि लोग जैसे आर्टिकल 15 है या आर्टिकल 21 है, 2 लाइन लक्ष्मीकांत की देख लिया, 2 लाइन कहीं भी देख ली, लगता है आर्टिकल समझ में आ गया। ऐसा नहीं है। अगर एक बार आर्टिकल ऐसी चीज़ समझ में आ गई, हिस्ट्री ज्योग्राफी बस समझ में आ गया ना, तो जो मैं कह रहा हूँ ना कनेक्टिंग द डॉट्स, वो इतने अच्छे से करोगे कि नो डाउट मैं कोई नहीं, मैं नंबर कोई काट ही नहीं सकता। इस बार मेरे ऐसे में 141 है, ऑल इंडिया 3rd हाईएस्ट है मेरे इस बार ऐसे में 141। और उस 141 में आए कैसे, 16 में मेरे ऐसे में केवल 113 थे, जो कि बहुत ही लोवेस्ट और पुअरेस्ट नंबर कह सकते हो। इस बार मेरे ऐसे में 141 ऐसे आए कि अगर तुम अपना पूरा यूपीएससी का सिलेबस देखो तो पेपर 1 में तुम्हारा 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। पेपर 2 में देखोगे तो पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन IR। पेपर 3 में देख लो तो सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। और पेपर 4 में देख लो तो एथिक्स। तो कुल मिला के अगर इन सबको सब टॉपिक्स बना लो तो टोटल 11 बन जाते हैं। अब अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा ऐसे आता है, अगर तुमने पूरे ऐसे को 11 डायमेंशन में लिख दिया, पहली बार तो तुम्हारे पास कंटेंट तैयार हो गया कि अपने ऐसे को तुम 11 डायमेंशन में लिख सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम्हारा हर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से डिफरेंट होगा, जो कि एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगेगा और उसको लगेगा कि इस बंदे में नॉलेज है। ऑटोमेटिकली में नंबर आएंगे। ऐसे में नंबर क्यों नहीं आते हैं, जब ऐसे रिपीटेटिव होने लगता है। पता चल रहा है 2-3 पैराग्राफ में कुछ लिखा, बीच के पैराग्राफ में वही लैंग्वेज उस घुमा के लिखी, एंडिंग में कोई इतना अच्छा नहीं लिखा, तो नंबर नहीं आएंगे। डायमेंशन दो, अलग अलग डायमेंशन दो। और जब ये चीज़ वही है कि अगर तुमने इंटीग्रेट करना सीख लिया, यही चीज़ मेन आंसर राइटिंग में काम आती है। जैसे आप लोग का, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं साइकोलॉजी में एक थ्योरी है कि लोग जो अल्कोहल पीते हैं वो एडिक्शन की हो जाता है। उसके 3 फैक्टर हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ट्रिगरिंग फैक्टर और मिटिगेटिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग मतलब कि जैसे मान लो मेरे साथ में कोई बंदा पी रहा है, तो मुझे ये लगता है कि यार शायद वो पी रहा है, उसको अच्छा लगता है, एक बार मैं भी ट्राई करूँ। तो ट्राई एक होता है, फिर दोबारा उसको मान लो उस टाइप पे नहीं अच्छा लगा, बोलेगा यार कुछ मज़ा नहीं आया, एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बना। अब मीडिएटिंग फैक्टर क्या होता है, मीडिएटिंग फैक्टर होता है कि जैसे मान लो उसने कुछ वाली शॉप पे किया, जब भी वो इस शॉप से गुजरेगा उसको लगेगा यार चलो एक बार देख के देखता हूँ, शायद मज़ा आएगा, वाला मज़ा आएगा। और ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है, जो आजकल की मूवीज सॉन्ग्स इन सब में दिखाते हैं कि पीने के बाद एकदम लगता है लाइफ हेवन जैसी होगी, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो पीते हैं, ये ट्रिगरिंग फैक्टर है। अब क्वेश्चन में क्या आया था, मैं सोसाइटी बताता हूँ। सोसाइटी में क्वेश्चन आया था कि हमारी इंडिया में जो ये वुमेन के इश्यूज़ है, अभी सबको पता होगा साबरीमाला वाला इशू, साबरीमाला इशू में कितना बवाल हुआ कि वुमेन्स की अनटचेबिलिटी को लेकर इशू हुआ था। क्वेश्चन कुछ आया था ऐसे ही करके, साबरीमाला मेंशन नहीं था पर वुमेन्स को लेके क्वेश्चन था कि वुमेन्स की सब चीज़ों को लेकर हिस्टोरिकल के साथ इंजस्टिस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। उसको मैंने आंसर में ऐसे ही लिखा, मैंने डायग्राम बनाया, मैंने उस देखो साइकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ यूज़ किया। ये आंसर शायद ही कहीं मिले ना मिले मुझे नहीं पता, पर मुझे स्ट्राइक किया कि उस साइकोलॉजी को 3 फैक्टर को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ही लिखा कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, मीडिएटिंग फैक्टर क्या है और ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या हो सकता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कि हमारी हिस्ट्री में ही देख लो तो वुमेन को हमेशा ही डिस्क्रिमिनेटेड सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन लेके ही चला गया है। उनको माना ही गया है कि जब भी उनका मेंस्ट्रुएशन आता है तो वो अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे भी सेक्स एजुकेशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें तब समझ में आती हैं जब ब्रॉड माइंडेड होते हो और चीज़ों को कनेक्ट करना आता है। अब मीडिएटिंग फैक्टर क्या है, मीडिएटिंग फैक्टर जो हमारे इंडिया में सो कॉल्ड हिंदू पंडित्स हैं, उनको लगता है कि मतलब औरतें जाएंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कि कुछ ऐसा नहीं है। ये मीडिएटिंग फैक्टर। और ट्रिगरिंग फैक्टर हमारी मीडिया चीज़ों इतना हाइड करके दिखाती है कि लगता है कि हाँ जो ये पंडित कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब तुम लिखते हो तो एग्जामिनर को एक अलग डायमेंशन दिखता है तुम्हारे आंसर में। और मेरे पेपर 1 में 96 है, जो कि शायद इस बार पेपर 1 का 3rd या 5th हाईएस्ट नंबर होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ो, इतने अच्छे से इंटरलाइज कर लो उस चीज़ को कि कहीं की भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी कनेक्ट करो, उसको कहीं से भी रिप्रेजेंट करो, कहीं भी लिखो, ऑटोमेटिक में आंसर में ना ब्यूटिफिकेशन होगा, एक नंबर अच्छे लगेंगे।
जो मेरे 16 में मिसिंग था, तो मैंने उसको 17 में और 18 में उसको इम्प्रूव किया। यही सब चीज़ें हैं, समझो चीज़ों को। बाकी अगर कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ जो मैं करंट अफेयर से ऑनलाइन करता था, मैं वो बता सकता हूँ कैसे थोड़ा सा आसान हो सकता है।